औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इस्मी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमम बिल खैर। आज हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो आपको ऑलरेडी वीडियोस दिए जा चुके हैं, आपने वो आप लोगों ने वो वीडियोस देख लिए होंगे। मैं बस अब उनका एक किस्म का समरी आप यूं कह दे, और उसके अंदर थोड़ी सी कुछ और एडिशन करके, ताकि आइडियाज और भी क्लियर हो जाए। आप लोगों ने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? आपका ब्रेन और आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, ये दो चीजें, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएगा। और इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकले हुए हैं जो सिग्नल्स लेके जाते हैं। नर्व्स निकले, ब्रेन से भी निकले हुए हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी निकले हुए हैं। और आपको यह भी बताया गया है कि स्पाइनल कॉर्ड का अपना अपना रीजन भी होता है। स्पाइनल कॉर्ड में एक थोरासिक रीजन है, एक लंबर रीजन है, ठीक है, एक सर्वाइकल रीजन है उसके अंदर। तो इससे नर्व्स निकले हुए हैं। अब ये जो नर्व्स आपको नजर आ रहा है, जो नर्व्स आपको नजर आ रहा है, ये बनाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी जो जो नर्व्स निकले हुए हैं आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, वो बनाएगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगा। तो जो डायग्राम आपके सामने इस वक्त मैंने लिखा हुआ है आपके राइट साइड पर, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी है, दोनों का है। हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ शिफ्ट होना है, इसको मजीद देखना है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में से दो तरह के नर्व्स आपको नजर आएंगे। एक है एफरेंट नर्व्स, एफरेंट, जो अंदर की तरफ जा रहे हों, जो अंदर की तरफ जा रहे हों। अंदर की तरफ का मतलब यह है कि ब्रेन की तरफ या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो सिग्नल्स लेके जाएंगे, वो है एफरेंट नर्व्स। इनसे भी हमारा इतना कोई लेना देना नहीं। ये मैसेजेस को ब्रेन की तरफ ले जा रहा है। हमने करना क्या है? हमने उन नर्व्स को देखना है जो ब्रेन से मैसेजेस को बॉडी की तरफ लाए। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस पूरी बॉडी में, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड में, ब्लड वेसल की तरफ, राइट, इनकी किडनी की तरफ वगैरह वगैरह। सो इनका नाम क्या है? इफरेंट, इफरेंट। ये इफरेंट नर्व्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ सिग्नल लेके जाता हो। और इन्हीं एफरेंट नर्व्स को अगर हम अभी तफसील से देखें, फार्माकोलॉजी में इन्हीं को हम लोग फोकस करते हैं। ये नर्व्स दो तरह के सिस्टम बनाते हैं, दो तरह के सिस्टम। एक का नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस, जिसके हम जिक्र कर रहे थे। जो आपका फार्माकोलॉजी पे बेस्ड है वो ये एएनएस है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या है? ये आपके कंट्रोल में होता है। सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये तमाम के तमाम काम जो है ये आपके कंट्रोल में होता है। दिस इज इन योर कंट्रोल। आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए तो वो, जैसे कि आप अपनी मसल को बेंड करना चाहते हैं, हाथ को, तो आपके कंट्रोल में है। आप हाथ को सीधा करते हैं, हाथ को बेंड, ये आपके कंट्रोल में है। तो ये आपका सोमेटिक सिस्टम कंट्रोल करेगा, ठीक है। लेकिन आपके बॉडी के अंदर ऐसे काम हो रहे होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो खुद ब खुद सेल्फ कंट्रोल में हो रहे होते हैं। वो फिर किस में आएगा? वो फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में आएगा, एएनएस में आएगा। आपका दिल धड़क रहा है, कम धड़क रहा है, ज्यादा धड़क रहा है, ब्लड प्रेशर क्या है, कम है, ज्यादा है, और बहुत सारे काम आपके जिस्म के अंदर खुद ब खुद हो रहे होते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के फिर तीन टाइप्स हैं, तीन टाइप्स हैं। एक का नाम है पैरासिम्पैथेटिक, पैरा
सिंपैथेटिक, और दूसरे का नाम है सिंपैथेटिक, तीसरे का नाम है इंटेरिक। सो एक, दो, तीन। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दिमाग का एक सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये आपकी जिस्म में कब काम कर रहा होता है? नॉर्मल सिचुएशंस में। नॉर्मल सिचुएशंस में, नॉर्मल सिचुएशंस। नॉर्मल सिचुएशन क्या है? आप लोग इस वक्त बैठे हुए हो, सुन रहे हो, ये आपका बॉडी इस वक्त पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर काम कर रहा है। जो भी आपके बॉडी के अंदर हो रहा है, डाइजेशन है, ब्लड फ्लो है, वट एवर केस, जो नॉर्मल हालत में है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट भी उसको बोलते हैं, रेस्ट एंड डाइजेस्ट। रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जाहिर है इस वक्त ना तो आप लड़ रहे हैं, ना आपको शदीद भूख लगी है कि आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया हुआ है, ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल है इस वक्त। तो आपकी बॉडी के अंदर आपको तो पता नहीं, लेकिन जो हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर वो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। जो दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, ये वाला, ये आम हालत में एक्टिवेट नहीं होता है। ये इसका काम किसी बाज औकात, सम टाइम, ये एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये एक्टिवेट होता है तो किस वक्त एक्टिवेट हो जाता है? जब फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन हो। फाइट एंड फ्लाइट या फ्राइट, फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट एक मुहावरा है, इमरजेंसी सिचुएशन है। इसका डेफिनेशन मैंने एक और पेज पे लिखा हुआ, मैं बता दूंगा, उधर आगे आ जाएगा। आपकी बॉडी को एकदम से बहुत शदीद सर्दी है और आप कपकपा रहे हैं, आपकी बॉडी को हीट चाहिए, वो बिल्कुल भी नॉर्मल सिस्टम नहीं है। उस वक्त आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चाहिए, चीजों की तोड़ फोड़ हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, आपको एनर्जी मिल जाए, गर्मी मिल जाए, तो वो सिचुएशन है। या ये है आप भाग रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो इमरजेंसी सिचुएशन है, उसमें सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। लड़ाई है, झगड़ा है, तो उस वक्त उस सिचुएशन में जो सिस्टम आपके बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है वो है सिंपैथेटिक। अब मजे की बात, जो सिंपैथेटिक करता है अक्सर पैरासिम्पैथेटिक के अपोजिट होता है। अक्सर औकात ऐसा कि ये दोनों एक दूसरे को खींचते हैं। जो सिंपैथेटिक सिस्टम आपके बॉडी में करता है, पैरासिम्पैथेटिक उसके अपोजिट करता है, उसका उल्टा कर देता है। अक्सर अक्सर ऐसा ही होता है। एक मिसाल बताता हूं, दिल की धड़कनों का तेज होना और उनका फोर्स ऑफ कंट्रक्शन का स्ट्रांग हो जाना, ये सिंपैथेटिक करेगा। जब भी इमरजेंसी सिचुएशन होगी, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और आपके दिल का जो पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन जब आप पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होंगे, नॉर्मल सिस्टम, उसमें उसका अपोजिट होगा, यानी दिल की धड़कनें स्लो हो जाएंगी। तो अपोजिट हमें अक्सर ऐसा ये अपोजिट कर रहे होते हैं। तो अभी से आपके जहन में अगर ये है, कल को जब मैं आपको ड्रग्स पढ़ाऊंगा तो आपको पता होगा कि यार ये ड्रग, अगर ये ड्रग इस सिंपैथेटिक सिस्टम पर एक्ट करके ये वाला सिस्टम प्रमोट कर रहा है, तो उसका जो उल्टा ड्रग होगा, इसका जो एंटागोनिस्ट होगा, उस वो आपको पहले से ही पता होगा। बस इतना इसका अच्छा फायदा ये है। हाँ जी। अब इंटेरिक आते हैं। ये इंटेरिक इज सोली मुकम्मल तौर पर ये आपके जीआईटी ट्रैक्ट के लिए है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपके स्टमक के अंदर जो हो रहा है वो भी आपकी मर्जी के बगैर हो रहा था, वो भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, लेकिन उनके लिए एक अलग सेटअप बनाया गया है, उसको नाम है इंटेरिक नर्वस सिस्टम। ठीक है। सो इंटेरिक, ये तीन हो गए, पैरासिम्पैथेटिक, सिम्पैथेटिक एंड इंटेरिक। एक बात याद रखें, ये जो एंटेरिक है, जिसे मैंने कहा जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, इस गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सिंपैथेटिक के सिग्नल भी गए हुए, सिंपैथेटिक के नर्व्स भी इधर है और पैरासिम्पैथेटिक के नर्व्स भी इधर आए हुए हैं। आपके पेट के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स भी आए हुए हैं, पैरासिम्पैथेटिक भी आया हुआ है, दोनों का कनेक्शन इसके साथ है, लेकिन इसका अलग नाम है इंटेरिक। ठीक है।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं प्री एंड पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर की तरफ। अगर मैं आपको बता दूं कि ये आपका ब्रेन है या फिर ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जो भी है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड, जो भी है, आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स बाहर निकले हुए हैं, नर्व्स निकले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आपको सिर्फ एक नर्व दिखा देते हैं, एक नर्व दिखा देते हैं। यहां से एक नर्व निकल आ जाता है, एक नर्व आएगा या एक न्यूरॉन, ये यहां पे आके खत्म हो जाएगा। ये एक न्यूरॉन है। इस न्यूरॉन के खत्म होने से तो क्या होगा, यहां पर एक और स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। इस स्ट्रक्चर का नाम है गैंग्लिया। गैंग्लिया, बहुत सारे का गैंग्लिया है, एक एक गैंग्लियन, एक गैंग्लियन क्या है। गैंग्लियन क्या है, अच्छा किसी को पता है वैसे? जरा मुझे बताओ, व्हाट इज गैंग्लिया, मैं जरा चेक करना चाहता हूँ। गैंग्लियन का डेफिनेशन किसी को आता है? जरा जल्दी से टाइप करें शब्द, टाइप करो व्हाट इज गैंग्लियन। गुलियारजू कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, साजिदुल्लाह कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। दो स्टूडेंट्स को पता है कि ये कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज है, माशाल्लाह, बाकी लोग छोड़ रहे हैं। एफएससी सेकेंड ईयर बायोलॉजी में आपने देखा था कि एक न्यूरॉन, एक न्यूरॉन एक सेल है आपका बॉडी का, कोऑर्डिनेशन में एक सेल है न्यूरॉन। इस न्यूरॉन के कुछ पार्ट्स होते हैं। ये वाला जो पोर्शन है, ये जो आपको शाखदार नजर आ रहा है, इसमें छोटी छोटी शाखें होती है, ब्रांचेस होते हैं। इसको कहा जाता है सेल बॉडी, इसको कहा जाता है सेल बॉडी। और इसी सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है, जैसे कि आपके सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर भी न्यूक्लियस है। उसके बाद ये जो एक लंबा सा धागा आपको नीचे की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है, इसको कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन। तो न्यूरॉन में ये दो पार्ट्स बड़े मशहूर है, सेल बॉडी एंड एक्सॉन। ये एक सेल है, ये पूरा का पूरा एक सेल है। अभी मैं आप लोगों को फार्माकोलॉजी में जब बताऊंगा कि गैंग्लिया क्या चीज है, गैंग्लिया कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, यानी बहुत सारे सेल बॉडीज जब एक साथ जमा हो गए हैं, इस जगह का नाम क्या है, गैंग्लिया। तो यहाँ पर जो गोल दायरा में लिखा हुआ है, इसमें बहुत सारे सेल बॉडीज हैं। ओके। अच्छा, अब ये तो हो गया गैंग्लियन तक। एक एक नर्व या एक न्यूरॉन, एक न्यूरॉन जो आ गया है, दिस इज कॉल्ड, इसका नाम क्या हम दे देंगे, इसका नाम होगा प्री प्री गैंग्लियोनिक, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। प्री का मतलब क्या है, बिफोर। प्री का मतलब है से पहले, क्योंकि अभी गैंग्लियन से पहले पहले ये नर्व आया हुआ है, बाद में गैंग्लियन आएगा, गैंग्लियन के बाद और भी रास्ता होगा। तो जो न्यूरॉन गैंग्लियन तक आया हुआ है, इसका नाम है प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन के बाद फिर एक और न्यूरॉन जो है वो स्टार्ट लेगा, वो यहाँ से स्टार्ट लेंगे, उसको भी हम यहाँ पर आके खत्म कर देंगे। ठीक है, ये आपका दूसरा न्यूरॉन है। इसका नाम क्या रख देते हैं, क्योंकि ये गैंग्लियन के बाद है, के बाद को इंग्लिश में पोस्ट कहा जाता है, पोस्ट। इसका नाम हो जाएगा, ये जो दूसरा इसका नाम है पोस्ट गैंग्लियोनिक, पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। ये दो तरह के न्यूरॉन आपने देख लिए, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन। अच्छा, अब देखिए मजे की बात, अब मैं एक और चीज बताता हूं आप लोगों को। जब एक न्यूरॉन आ रहा होता है, ये न्यूरॉन यहाँ पे सपोज यहाँ पर खत्म हो गया, और
यहां से फिर एक दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है। दो न्यूरॉन के बीच एक खाली जगह होता है, एक खाली जगह होता है, ये वाला। अब मैंने आपकी आसानी के लिए सेल बॉडी को हटा दिया है, ठीक है। दरअसल यूं समझे कि सेल बॉडी के अंदर ही आप है, अभी सेल बॉडी नजर आ रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा जूम करके हम लोग है, ठीक है। एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के दरमियान एक खाली जगह है, ठीक है। इसका नाम क्या है? साइनैप्स। साइनैप्स या साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट भी उसको बोलते हैं। तो आपने सोचा होगा कि एक तार के अंदर जब करंट आ रहा होता है, वो तार अच्छा, ये समझ, ये एक वायर है, तो अंदर करंट आ रहा है, आपने इस वायर को तोड़ दिया यहां से। क्या अब करंट एक वायर से, वायर नंबर 1 से करंट वायर नंबर 2 में जा सकता है? नहीं जा सकता है करंट, क्योंकि आपने वायर को कनेक्ट नहीं किया हुआ है। वो दो वायर कनेक्ट होंगे तो करंट फ्लो करेगा, तो करंट तो कट ऑफ हो जाएगा। तो यहां पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। वो सवाल ये है कि न्यूरॉन के अंदर भी तो किस्म का करंट फ्लो कर रहा है, जिसको आप लोग नर्व इंपल्स बोलते हैं। नर्व इंपल्स, नर्व इंपल्स बोलते हैं। आप उसको एक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। एक्शन पोटेंशियल। जे आ रहा है, तो इस स्पेस में जाके वो फिर कैसे अपने आप को कनेक्ट करके दूसरे न्यूरॉन में वो करंट चला जाएगा। तो इसका जवाब ये है कि पहला जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, पहला जो प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, उस वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इस तरह के कुछ डॉट्स लिख लेता हूँ, ये डॉट्स हैं, ये रिलीज हो जाते हैं। ये केमिकल्स फिर जाकर इस दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच होके उस करंट को दूसरे न्यूरॉन में बिठा के फिर वो फ्लो करना शुरू कर लेते हैं। तो उन केमिकल्स का नाम आपने देखना है, उन केमिकल्स का नाम है न्यूरो न्यूरो अब देखो, न्यूरो न्यूरॉन से आया, न्यूरो ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जैसे कि आप एक चीज को, जैसे वायर के अंदर आपका ट्रांसमिशन है, करंट को लेके जा रहा है, तो ये है न्यूरो ट्रांसमीटर्स। न्यूरो ट्रांस ट्रांसमीटर्स, मुख्तलिफ किस्म के न्यूरो ट्रांसमीटर्स आके करंट को एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन में लेके जाता है। सो न्यूरो ट्रांसमीटर्स इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये था आपका। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब एक न्यूरॉन से करंट दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है, न्यूरो ट्रांसमिशन इसको कहा जाएगा, ठीक है। ये बात आपने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जहन में रखनी है, और आपको साथ साथ आगे पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने किस्म की न्यूरो ट्रांसमीटर्स है, वो मैं आपको बता दूं। ये हो गया रेगुलरिक न्यूरॉन, न्यूरॉन और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन हो गए, ठीक है। अब हम लोग शिफ्ट करते हैं, यहां पर आ जाता है सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स। आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसके अंदर जहर है सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, ये ब्रेन है सपोज, और ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बहुत सारे इलाके हैं। एक इलाके का नाम है जो कमर के अंदर है, ठीक है, चेस्ट वाले, इस इलाके का नाम है थोरासिक। थोरा थोरासिक रीजन है, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड में थोरासिक रीजन है। और नीचे जब आप आ जाओगे, एक और जगह है, उसका नाम है लंबर। रीढ़ की हड्डी के अपने अपने नाम होते हैं, ये थोरासिक पार्ट है, ये लंबर है। तो जो आपको सिंपैथेटिक नर्वस न्यूरॉन्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो न्यूरॉन्स होते हैं, वो इन दो इलाकों से बाहर निकले हुए हैं। सो मैं इसको इस तरह लिखूंगा,
कि या तो वो थोरासिक रीजन से निकले हुए हैं या फिर वो लंबर के रीजन से निकले हुए हैं। इन दो जगहों से इनके नर्व्स निकले हुए हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं थोराको लंबर आउटफ्लो। थोराको, थोराको मतलब थोरासिक रीजन से न्यूरॉन निकले, लंबर मतलब लंबर रीजन से, थोराको लंबर। T1 से लेकर, T1 क्या है, जो रीढ़ की हड्डी नंबर 1 है थोरासिक रीजन में, जो पहली हड्डी है उसका नाम है T1। फिर T2 T3, तो ये T1 से लेकर L2 तक, लंबर में भी अपनी अपनी हड्डियां हैं, L1 L2 L3 L4 L5। तो ये जो नर्व्स है ये T1 से लेकर L2 तक, इन इन जगहों से ये निकले हुए हैं, ठीक है, T1 से लेकर। और निकले हुए कहां पे गए, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जो निकले हुए न्यूरॉन्स है, इफ्रंट न्यूरॉन्स, हम उसकी बात करें तो ये निकले हुए कहां पे जाएंगे, ये जाकर खत्म हो जाएंगे किस चीज में, ई फैक्टर ऑर्गन्स के अंदर जाके ये इंटर हो गए। लेकिन याद रखिएगा कि इधर भी दो न्यूरॉन्स होंगे, मतलब इनके बीच भी क्या होगा, इनके बीच भी क्या होगा, इनके बाद भी क्या होगा, पहले एक गैंग्लिया होगा, गैंग्लिया, गैंग्लिया के बाद फिर दूसरा न्यूरॉन आएगा, और ये न्यूरॉन इफेक्टर ऑर्गन के साथ कनेक्ट होगा, यहां से भी कनेक्टर ऑर्गन इफेक्टर ऑर्गन के साथ कनेक्ट होगा। सो गरज कहने का मकसद ये है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन भी होंगे, पोस्ट गैंग्लियनिक भी होंगे। प्री कौन से हैं, ये वाले जो गैंग्लिया से पहले पहले है, ये प्री है। और ये कौन से, ये पोस्ट है। प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन है, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन, याद है, ठीक है। अच्छा जनाब, अब जरा सुनते जाओ और क्या क्या आपको मैं इसमें बताना चाहूंगा सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स के बारे में। जो प्री गैंग्लियनिक होते हैं, प्री गैंग्लियनिक, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, छोटे छोटे न्यूरॉन होते हैं प्री गैंग्लियनिक। इस यूं समझ लीजिए कि ये जो गैंग्लिया होता है वो बहुत करीब है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ बहुत करीब है। आप देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये गैंग्लिया बहुत करीब है। और मैंने वो लाइनें छोटी छोटी लिखी हुई है ताकि आपको इधर से पिक्चर में थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हाँ वाकई में प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स छोटे हैं। समझ आ रहा है मुझे, ये सुनो बोल दो, शाबाश, कितने बंदों को समझ आ रहा है। यस 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 यस, ओके, ठीक है। मुनव्वरा ने तो 50 5 S एक साथ कर दी, यस, ओके। अब ले दो हाईली ब्रांच्ड। हाईली ब्रांच का मतलब क्या है कि ये न्यूरॉन है, इससे एक ब्रांच ये गया, एक ब्रांच ये गया, एक ब्रांच ये गया, ये ब्रांच ब्रांच बहुत सारे ब्रांचेस इससे निकले होते हैं। ये जो सिंपैथेटिक में ये हाईली ब्रांच होते हैं, बहुत ज्यादा इसके ब्रांचेस होते हैं। हाईली ब्रांच नर्व एंडिंग्स ऑफ प्री गैंग्लियनिक आर हाईली ब्रांच्ड, मतलब जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं उनका जो आखिरी हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा ब्रांच है। पता है इससे कोई मकसद है, इसका मतलब ये है कि ये जो एक ब्रांच है, ब्रांच नंबर 1, ब्रांच नंबर 2, ब्रांच नंबर 3, ब्रांच नंबर 4, ब्रांच नंबर 5, ब्रांच नंबर 6, अगर आपके पास एक तार हो, वो तार में करंट जा रहा है और उस तार के आखिर में आपने 6 बल्बें लगाई हुई है, तो 6 के 6 बल्ब तो लग जाएंगे ना, 6 के 6 बल्ब आपने उसमें लगाए हुए, तो शाख ब्रांचेज हमने बना लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो एक शाख है ये एक इफेक्टर ऑर्गन की तरफ गया होगा, दूसरा शाख दूसरे इफेक्टर ऑर्गन की तरफ गया होगा, तीसरा शाख तीसरे इफेक्टर ऑर्गन, यानी एक सिंगल न्यूरॉन जो आ रहा है, ये वाला जो एक सिंगल न्यूरॉन आ रहा है, जो आ रहा है ये वाला, ये जब एक्टिवेट हो जाए इस न्यूरॉन के अंदर जब करंट आ रहा होगा, तो ये आगे जाकर एक से ज्यादा इफेक्टर ऑर्गन्स को सिग्नल दे देंगे, एक से ज्यादा इफेक्टर ऑर्गन्स को सिग्नल दे देंगे।
इस तरह के सिस्टम को, जिसमें एक न्यूरॉन आगे जाकर फैल जाए और मल्टीप्लाई होकर के मोर देन वन इफेक्टर ऑर्गन्स को सप्लाई कर दे, इसको बोलते हैं डिफ्यूज। इसको बोलते हैं डिफ्यूज। आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में ये लफ्ज कभी सामने आ जाएगा कि ये डिफ्यूज्ड है, तो डिफ्यूज का ये मतलब है कि इसका जो प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स है, वो उनके आखिर में बहुत ज्यादा ब्रांचेस है और हर ब्रांच जाकर एक नया कनेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो उसका मतलब है अगर एक बटन आपने प्रेस कर दिया, बहुत सारे ऑर्गेन उससे इफेक्ट हो जाएंगे। एक बटन प्रेस किया, बहुत सारे ऑर्गेन। इसीलिए तो इमरजेंसी में हमें ऐसा ही चीज चाहिए, एक बटन से हमें क्विक रिस्पांस चाहिए, जल्दी रिस्पांस चाहिए, और ये ऐसे इस तरह पॉसिबल है। लेकिन जब आप चले जाएंगे पैरासिम्पैथेटिक में, उसमें आपको ये नजर नहीं आएगा। ठीक है, वो बड़ा डिस्टिंक्ट है, उसमें वन टू वन कनेक्शन है। तो वन टू वन का मतलब ये है कि एक न्यूरॉन आ रहा है और यहाँ पर कोई गैंग्लियन है, और फिर वो जाकर किसी एक ही न्यूरॉन के साथ कनेक्ट है। सो वन न्यूरॉन वन न्यूरॉन वन न्यूरॉन। तो कंट्रोल सिस्टम में नॉर्मल सिचुएशन हमें ये चाहिए, बेशक स्लो हो लेकिन ये चाहिए। अच्छा, आगे क्या लिखा है? मेनी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो जाएंगे एट द सेम टाइम। ये तो आपको मैंने बता दिया है, मेनी ऑर्गन्स एक्टिवेट एट द सेम टाइम बिकॉज कि इनके प्रीग्लिनिक न्यूरॉन्स के आखिर में बहुत सारी शाखें हैं, और इसीलिए हम इसको डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, एड्रिनल मेडुला रिसीव्स प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए। एक तो ये बात याद रखिएगा कि आपकी जो किडनी है, आपकी किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पड़ा हुआ है, उसका नाम है एड्रिनल ग्लैंड। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये अपने अपने हार्मोन्स बाहर निकालते हैं। हार्मोन्स, इनके हार्मोन्स का नाम क्या है? एपीनेफ्रीन। एपीनेफ्रीन, जिसको आप लोग एड्रेनलिन भी कहते हैं। एड्रेनलिन, आप उसको एड्रेनलिन भी कहते हैं। दूसरा कौन सा हार्मोन है? नॉर एपिनेफ्रीन। नॉर एपिनेफ्रीन, ये हार्मोन्स है। हॉर्मोन्स और हार्मोन्स। जब भी किडनी के ऊपर एड्रेनल मेडुला ये अपने हार्मोन्स निकालेंगे, तो अक्सर ऐसा होता है कि एपिनेफ्रीन 80% एपिनेफ्रीन निकलेगा, तकरीबन 80% एपिनेफ्रीन निकलेगा, 20% इसमें नॉरएपिनेफ्रीन। ये आपने भी याद है, मैं बात बताऊं इसका फायदा क्या है। अब ये जो एड्रिनल ग्लैंड है, ये अक्सर इसमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये अपना रोल अदा करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दिमाग या स्पाइनल कॉर्ड से कोई ना कोई कनेक्शन तो इधर आ गया होगा। जी हाँ, इसकी तरफ कनेक्शन आया हुआ है, बिल्कुल। आपका जो ब्रेन या जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपका है, वहीं से एक न्यूरॉन आया हुआ है। अब मैं मजे की बात, पता है इसमें क्या है? मजे की बात क्या है कि ये जो न्यूरॉन आ रहा है, इसका कोई गैंग्लियन नहीं है, मतलब प्री गैंग्लियनिक ही है, प्री गैंग्लियनिक। ठीक है, पोस्ट इसमें नहीं है। एक ही न्यूरॉन आया हुआ है और वो डायरेक्ट यहां पर आकर कनेक्ट कर रहा है। बाकी जगहों पर आपने देखा कि पहले एक न्यूरॉन था प्री गैंग्लियनिक, फिर उसके बाद दूसरा न्यूरॉन वो अपना जॉब मुकम्मल करके फिर जाकर इफेक्टर ऑर्गन। ये आपका इफेक्टर ऑर्गन तो है, इसमें कोई शक नहीं है, आपका एड्रिनल ग्लैंड इफेक्टर ऑर्गन है। लेकिन आपने याद रखना है कि ये वो, मतलब एक स्पेशल केस है कि एड्रिनल ग्लैंड को एक ही नर्व मिला, वो प्री गैंग्लियनिक फाइबर। यूं समझे कि इसका गैंग्लियन इस एड्रिनल ग्लैंड के अंदर ही है, वो प्री गैंग्लियनिक फाइबर है, कोई पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर नहीं है। बाकी जगहों पर है, बाकी जगहों पर है, मैं बताऊं, प्री भी है पोस्ट भी है। प्री, पहले प्री, फिर पोस्ट, फिर इफेक्टर। लेकिन ये डायरेक्ट प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन जो है,
ये आपका टच कर रहा है, ये आपका प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। अच्छा, एक बात और, जो न्यूरॉन आपका आ रहा है वो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। तो ये जो, चलो मैं इधर लिख देता हूँ, ये उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। और यहां पर आपको मैंने बता दिया कि ये क्या चीज है, ये आपका एड्रिनल मेडुला है। मैं इसको ADMED लिखता हूँ, एड्रिनल मेडुला है। एड्रिनल मेडुला पर ये न्यूरोट्रांसमीटर्स अटैच हो जाएंगे, टच हो जाएंगे। इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का अपना रिसेप्टर होता है, बगैर रिसेप्टर के काम नहीं करेंगे। तो ये देखो, यहां पर क्या होगा, इस एड्रेनल मेडुला पर रिसेप्टर मौजूद होगा। क्या मौजूद होगा? रिसेप्टर मौजूद होगा। RECEPTOR, रिसेप्टर मौजूद होगा। ये जो आपकी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, ये न्यूरोट्रांसमीटर इस रिसेप्टर पर आकर अटैच हो जाएंगे। और आपको मैंने बताया था रिसेप्टर डिटेल में, रिसेप्टर ड्रग के साथ अटैच होकर के फिर कैस्केड था और मुख्तलिफ अंदाज, वो सारा का सारा फिर बाद में हो जाएगा, फिर एक रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये रिसेप्टर आपको याद होना चाहिए। अब आस्ता आस्ता मैं आपको रिसेप्टर की दुनिया की तरफ अब लाना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने रिसेप्टर को तो पढ़ा था, रिसेप्टर का मैकेनिज्म सब अपने पास, लेकिन रिसेप्टर के नाम आपको नहीं बताए, राइट? तो ये जो गुर्दा है, किडनी है, एड्रिनल मेडुला, इसके ऊपर जो रिसेप्टर है वो है निकोटिनिक रिसेप्टर। कौन? निको निकोटिनिक रिसेप्टर। अगर कोई स्टूडेंट इन बातों को याद कर सकता है, वेल डन। जो याद नहीं कर सकता उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको याद होना चाहिए भाई, मैं आपको उसमें क्या बताऊं भाई, निकोटिनिक रिसेप्टर का नाम है तो याद रखो, टाइम दो। अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको, आपके पास वो है, आपका सिस्टम बराबर है, जॉब वॉब सब कुछ है, तो ठीक है, ये मेरा निकोटिनिक रिसेप्टर है। एक आपने ये याद किया। दूसरी बात, जब गुर्दे पर एड्रेनल मेडुला की बात आ जाती है तो आप देखना कि अक्सर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स उनमें से एसिटाइल कोलिन आपको मिलेगा, एसिटाइल कोलिन। न्यूरोट्रांसमीटर मुख्तलिफ किस्म, तो ये एसिटाइल कोलिन है। ये आपको मैंने बताना था इस पेज में, ठीक है? आपके दिमाग में सब कुछ बैठ गया होगा। अब मैं शिफ्ट करता हूं दूसरे पेज की तरफ। यहां मैंने आपको क्या बताना है, ये जो अभी इसके बाद और पिक्चर आने वाले हैं, ये सारे फार्माकोलॉजी में, मतलब हमने कहा था एएनएस एएनएस पढ़ा तो कुछ, ये चीजें अगर आज आप लोग उसको याद कर लेंगे कि आई की तरफ कौन सा सिंपैथेटिक है या पैरासिम्पैथेटिक है, स्लेविक ग्लैंड में कौन सा, ये अगर आज आप याद रखोगे तो इंशाल्लाह आपको मैं बता रहा हूँ कि आगे वाले चैप्टर में बहुत आसानी है, ठीक है? तो मैं काम कर लेता हूँ। मैं इस तरफ रेड कलर से सिंपैथेटिक लिख लेता हूँ, सिंपैथेटिक। और इस तरफ लिखता हूँ पैरासिम्पैथेटिक। इसको पैरासिम्पैथेटिक का कलर चेंज करता हूँ, चलो, पैरा सिंपैथेटिक। में तो सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक से जो कनेक्शन आया आएगा इन इफेक्टर्स, आई, लंग्स, हार्ट, लिवर, स्टमक, आपने देखना होता है कि उधर पैरासिम्पैथेटिक भी होगा, डुअल डुअल। कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको सिंगल मिला हुआ होता है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बता दूंगा, ठीक है? नेक्स्ट पार्ट बता दूंगा और आगे भी चलेंगे। वो टाइम खत्म होने वाला है, लिंक आ जाएगा आपकी तरफ।